बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 20, पेज नंबर 295, दी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इस चैप्टर के अंदर आप ये करेंगे कि हमने पहले सिंगल पॉपुलेशन का मीन म्यू उसको टेस्ट किया, फिर हमने दो पॉपुलेशन का मीन यानी कि म्यू 1 और म्यू 2 उनके डिफरेंस के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट किए। आज आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि पॉपुलेशंस दो से ज़्यादा हैं, तो जब सिंगल या टू पॉपुलेशंस थी तब तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट अप्लाई करते थे आप, लेकिन आज दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, यानी कि 3 भी हो सकती है पॉपुलेशन, 4 भी, 5 भी, तो उनके जो मीन्स होंगे म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4, उनकी इक्वलिटी के बारे में आपको टेस्टिंग करनी है। अब ये टेस्टिंग टी टेस्ट की मदद से भी हो सकती है, लेकिन वो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। आज हम जो टेस्ट इस्तेमाल करेंगे जब दो से ज़्यादा मीन्स की टेस्टिंग हो, उस टेस्ट का नाम है एफ टेस्ट या इनोवा टेस्ट। इनोवा मीन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ आप देखिए कि ये मैंने एक लिखा है डेटा कॉलम वाइज और रो वाइज। ये जो 1 2 3 है ये कॉलम के नंबर हैं और ये 1 2 3 रो के नंबर हैं। अंदर लिखा हुआ है ये डेटा, ये 2 1 3 ये डेटा है, 3 2 4 1 भी डेटा है। इस डेटा हमें मालूम है कि डेटा को तो हम एक्स कहते हैं, तो 3 का नाम आप कैसे बोलेंगे कि 3, यहाँ मैंने x3 जगह नहीं थी लिखने की, तो मैंने यहाँ उसको लिखा है कि 3x है, और x के नीचे ये 1 और ये 3 लिखे हुए हैं। ये 1 जो पहला नंबर होगा वो इसका रो का नंबर होगा और बाद का नंबर कॉलम का नंबर होगा। तो क्योंकि 3 आपका रो नंबर 1 के साथ ताल्लुक है इसका, और कॉलम नंबर 3 के साथ ताल्लुक है, तो रो का नंबर इसका 1 पहले आएगा और 3 का कॉलम नंबर 3 है तो 3 बाद में आएगा। इसी तरह से ये 1 भी ऐसा ही है, ये 1 भी आपका x ही है, तो क्योंकि 1 रो 1 से है तो 1 पहले, और ये 1 कॉलम नंबर 2 से है तो कॉलम नंबर 2 बाद में आ गया। इसी तरह से इन बाकी नंबर्स के नाम भी ऐसे ही x की फॉर्म में ही होंगे, लेकिन जो भी नाम होगा उसमें रो का नंबर पहले और कॉलम का नंबर उसका बाद में आएगा। ये अब 2 2 और ये 3 आप बोलेंगे ये पहले कॉलम की एंट्रीज हैं, ये दूसरे कॉलम की एंट्रीज हैं। तो पहले कॉलम की जो एंट्रीज हैं इनका सम मैंने किया है, इनको ऐड किया है, तो मेरे पास 7 आंसर आ रहा है। इसी तरह से इनका सम 7 और इनका सम भी 8 आ रहा है। इस सम का नाम क्या होगा? इस सम का नाम होगा टी फॉर टोटल, और पहले आप रो का नंबर जो है वो डॉट कर देंगे और कॉलम की जगह 1 लिखेंगे, क्योंकि ये 7 कॉलम नंबर 1 का टोटल है, तो कॉलम का नंबर 1 है, लिहाजा कॉलम के नंबर की जगह 1 रखेंगे और रो को डॉट कर देंगे। ये नोटेशन से हमें ऐसे याद करना है। कॉलम नंबर 2 ये इनका सम आ रहा है 7, तो इस 7 को भी आप टी फॉर टोटल कहेंगे, और क्योंकि ये दूसरे कॉलम का टोटल है तो कॉलम की जगह 2 रखा और रो की जगह पे डॉट कर दिया। अब रो के टोटल, रो ये पहली रो आपकी 2 1 3, इनका टोटल आ रहा है 6, तो 6 का नाम भी टी फॉर टोटल ही होगा, लेकिन 6 क्योंकि रो नंबर 1 का टोटल है, तो अब आपने रो की जगह 1 लिख देना है और कॉलम वाले जगह पर डॉट कर देना है। ये बाकी भी ऐसे ही हैं जी। जब दूसरी रो का टोटल टी डॉट 2, यानी सिंपल बात यह है कि नेक्स्ट टाइम टी फॉर टोटल है, अगर पहले डॉट हो रहा हो तो इट मीन्स कि ये कॉलम का टोटल है, और अगर डॉट बाद में आ रहा हो तो इट मीन्स ये रो का टोटल है। अच्छा, तो अब ये 7 7 8 क्या है जी? ये 3 कॉलमों के टोटल हैं, और जिनके नाम मैंने ये आपको वजाहत की। अब इन सब का नाम मुश्तरका नाम हो जाएगा टी डॉट जे। तो टी डॉट जे मीन जेथ कॉलम का टोटल, जेथ कॉलम का, और जे की वैल्यूज आप देखिए 1 2 3 हो रही हैं। जे फॉर जे कॉलम का नंबर होगा 1 2 3, इसीलिए जे की जगह पर 1 2 और ये 3 आए। अब ये है टी आई डॉट, तो ये जो ये एंट्रीज हैं, ये सम आई हैं, ये टोटल हैं सारे, तो इनको टी आई डॉट कहेंगे। आई रो का, तो क्योंकि आई की नंबर कहाँ से लेकर जा रही है 1 2 3, तो लिहाजा कभी आई की जगह पर 1 आता है, कभी 2 और कभी 3। तो आई आपका 1 से लेकर 3 तक बदला और जे आपका 1 से लेकर 3 तक बदला। तो बहरहाल टी आई डॉट का मतलब आयत रो का टोटल। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जी।
पेज नंबर 338 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20.9, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ पर मुझे ये कहा गया है कि ये एक टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर सेल्समैन है, सेलमैन ए के नीचे उसकी ये 3 वीक 3 हफ्तों की अर्निंग है, पहले हफ्ते की, दूसरी की और तीसरे की। इसी तरह से सेलमैन बी की ये 3 वीक की अर्निंग है और सेलमैन सी की 3 वीक की अर्निंग है। हमें क्वेश्चन ये किया गया है कि ये तो आपको सैंपल दिया गया, आप याद रखिए किसी भी क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया जाएगा वो सैंपल का होगा। ये ए का सैंपल है, ये बी का सैंपल है और ये सी का सैंपल है। तो हर सैंपल में 3-3 वैल्यूज हैं। तो कह रहे हैं कि जो सेलमैन ए बी सी के 3 सैंपल आए हैं, आप इनकी मदद से टेस्ट ये करिए कि तीनों सेलमैन इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब कि उनका मीन इक्वल है। तो मीन इक्वल, उनका मीन इक्वल होने का मतलब यह है कि म्यू, यहां से आप बोलेंगे इस ए का म्यू, बी का म्यू और सी का म्यू वो आपस में इक्वल है, हमें ये टेस्टिंग करना है। तो क्योंकि ये कॉलम वाइज लिखे हुए हैं, सेलमैन के नाम कॉलम वाइज हैं, तो मैंने कहा था कि जो चीज़ें कॉलम में होती हैं उनके लिए देखिए, जो चीज़ें कॉलम में होती हैं उनमें डॉट पहले आ जाता है और बाद में कॉलम का नंबर आ जाता है। तो आपने टेस्टिंग जब करनी है तो आप अब ये कैसे करेंगे, बाकी देखिए आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि हम इन तीनों सेलमैन को टेस्ट कर रहे हैं कि वो इक्वल है या नहीं। तो इक्वल होने का मतलब उनकी जो सेल्स हैं वो सेल्स बराबर हैं या नहीं। ये मेरे पास, मैंने इसको अपने अंदाज में लिखा है 20.9 नंबर 1, क्योंकि आपको पता है द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, आप लाइन लिखेंगे ऊपर, ये लिखेगा H0 म्यू डॉट 1, क्योंकि रो का नंबर डॉट हो गया है और कॉलम का नंबर 1 है। तो यानी कि कॉलम 1 का मीन, ये 2 का मतलब कॉलम नंबर 2 का मीन और कॉलम नंबर 3 का मीन। तो आपके सेलमैन भी कॉलम वाइज थे। तो अगर ये सेलमैन रो वाइज होते तो फिर ये डॉट बाद में आ जाता, वो फिर हम बाद में देखेंगे। अच्छा, तो इस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि तीनों मीन आपस में बराबर हैं। अगर पेपर में टाइम हो तो आप नीचे, इसके नीचे लिख भी दीजिए कि द मीन्स ऑफ ऑल सेलमैन्स इज इक्वल, या सेल्स ऑफ ऑल 3 सेलमैन आर इक्वल। ये इसका मतलब ये है। इसका अगेंस्ट आप बनाते हैं, इसका अगेंस्ट बिल्कुल यही बनेगा, नॉट आपने पहले लिखना है, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। अगर कोई बंदा ये लिख दे ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, तो फिर वो ठीक नहीं है, आपको नॉट पहले ही लिखना है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि मुमकिन है ये 2 मीन बराबर हो, वाकई में बराबर हो और तीसरा मीन बराबर ना हो, या ये 2 मीन बराबर हो और ये तीसरा बराबर ना हो। तो अगर कोई एक मीन भी फर्क करता गया तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब आप ये कहते हैं कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है कि तमाम मीन बराबर नहीं है। लेकिन हमारा हाइपोथेसिस का ये मसला ये होता है कि अगर कोई एक मीन भी मुख्तलिफ हो जाए तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए हम नॉट को पहले ही लिखा करेंगे, क्योंकि नॉट बाद में लिखने का मतलब कुछ और होता है। नंबर 2 अल्फा ये होती है। नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक 3 तरह की लिखी हुई हैं, क्योंकि आपको सेलमैन्स के दरमियान डिफरेंस चेक करना है। तो इसलिए आप लिखेंगे MS बिटवीन सेलमैन, और नीचे लिखेंगे MSE। ये MS कहते हैं मीन स्क्वायर, और ये E फॉर एरर। तो हमने याद रखना है कि जिन चीज़ों में डिफरेंस चेक कर रहे हैं उन चीज़ों के नाम ऊपर आएंगे और नीचे हमेशा MSE ही आएगी। अच्छा जी, F को यूँ लिखा जाता है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यानी यही चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो वो क्या है कि MS बाद में लिख दिया है और बिटवीन सेलमैन मैंने पहले लिख दिया, नीचे MSE आएगी। या बुक के अंदर यूं भी लिखा होगा S² B फॉर बिटवीन। तो ये S² का मतलब भी ये ऊपर वाली चीज है, और S² का मतलब MSE है। W फॉर विद इन या एरर, वो एक ही बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये याद करना पड़ेगी, V1 इज इक्वल टू K-1 V2 N-K, हमें याद रखनी है। हम अपने काम में या हम अमूमन इस दरमियान वाले F को ज़्यादा, जो मैंने आपको ये हाईलाइट किया है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी अब हमने स्टेप नंबर 4 करना है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में आपने ये करना है कि F को मालूम करना है, F को कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए MSE मालूम करनी पड़ेगी और बिटवीन सेलमैन MS मालूम करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास F आ जाएगा। ये कैसे मालूम करेंगे ये देखते हैं। ये कंप्यूटेशन में टेबल बनाया, जो डेटा हमें दिया हुआ था 152, ये मैंने एज इट इज लिखा। अब मैंने ये किया कि ए की जो 3 वैल्यूज थी, जो ए का सैंपल था उसका टोटल किया, 507 आया। इन तीनों का टोटल करके ये लिखा, इन तीनों को टोटल करके ये लिख दिया। क्योंकि ये टोटल्स हैं कॉलम के,
ये कॉलम वाइज है, तो इन तीनों का नाम हो जाएगा टी डॉट जे, जे फॉर कॉलम नंबर। तो यहां पर कोई पूछे कि 507 क्या है, तो आप बोलेंगे ये टी डॉट जे की वैल्यू है, यानी ये टी डॉट 1 हो जाएगा। क्यों? यहां जे जो कॉलम का नंबर 1 है, तो ये टी डॉट 1 है, ये टी डॉट 2, जिसमें नहीं जाएंगे हम, छोड़े इसको। अच्छा, अब जब आप इन तीनों का दोबारा टोटल करेंगे, इन तीनों को ऐड करके यहां लिखिए, इसका नाम हो जाएगा टी डबल डॉट, 2 डॉट ये, लेकिन ये इधर होगा, ये इधर ही, ऐसे ही आपको याद करना है। इसका स्क्वायर करके यहां लिखिए, इसका स्क्वायर करके यहां लिखिए। तो क्योंकि इन तीनों का नाम टी डॉट जे है, तो इनका नाम बनेगा टी डॉट जे का स्क्वायर। अच्छा, फिर आपने ये करना है कि ओरिजिनल डेटा की वैल्यूज के स्क्वायर करने हैं। 152 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, इसका स्क्वायर ये, इनका स्क्वायर, बाकियों का भी स्क्वायर करके ब्रैकेट में लिखिए। तो अब ब्रैकेटों के अंदर जो आने वाली आपके पास ये क्वांटिटीज होंगी, आपने इन तीनों को, इसको और इसको ऐड करके ये आंसर मिलेगा। इन तीनों ब्रैकेट्स को ऐड करके आपको ये आंसर मिलेगा। तो क्योंकि ये आप किन को ऐड कर रहे हैं, आप x के स्क्वायर ले रहे हैं। 152 मैंने आपको शुरू में बताया कि जो डेटा होता है वो x होता है। तो क्योंकि आपने x के स्क्वायर करके ब्रैकेट में लिखे हैं, तो इन सब का सम कहलाएगा सम ऑफ x स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करके, ये जो टी डॉट जे के स्क्वायर है, इनको ऐड करके आप यहां लिखेंगे, इस सम का नाम आ जाएगा, ये नाम इधर चला जाएगा और इसके साथ समेशन आ जाएगी। ये उसी तरह से होता है जैसे हम आम काम में कॉलम का जब टोटल करते हैं, तो कॉलम का नाम नीचे आ जाता है, साथ में समेशन आ जाती है। आप इसको यूं वर्टिकल समझ लें। ऐसे अगर आप समझेंगे तो इन तीनों का टोटल करके ये लिखा और ये नाम ऊपर का नीचे आ गया, साथ समेशन आ गई। इसी तरह से इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखा, ये नाम पहली समेशन एक मौजूद है, ये दोबारा जब आएगा यहाँ पर तो एक समेशन और आ जाएगी, ये समेशन और एक और समेशन, डबल समेशन एक्स आई जे का स्क्वायर। तो ये आंसर होंगे। बहरहाल ये आप, उम्मीद है कि आप इनको देख कर समझ जाएंगे और इन्हें ये तीनों नाम हमेशा इधर आएंगे और ये तीनों नाम हमेशा ऐसे ही होंगे, कोई नया नाम नहीं देना आपने। नेक्स्ट जी, CF फॉर करेक्शन फैक्टर, इसका फार्मूला है टी डबल डॉट स्क्वायर ओवर n। तो ये n की बात पहले कर लीजिए। n होता है, आपको पता है, सैंपल्स का साइज या डेटा के अंदर वैल्यूज की तादाद। तो आपके डेटा में 9 वैल्यूज हैं, देखिए 3 3 3, ये सारी 9 है। तो छोटे n की जगह 9 पुट करेंगे। टी डबल डॉट ये आपको यहाँ से मिला था, ये 1476 पुट किया, स्क्वायर किया, 9 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। CF फॉर करेक्शन फैक्टर, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप करेंगे टोटल SS, दिस इज डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर माइनस CF। हाँ जी, ये डबल समेशन एक्स आई जे स्क्वायर ये आ रही है जी, ये कोने वाली, ये 24 7 2 16, ये अपनी यहाँ पुट किया हमने, माइनस का माइनस, CF ये पहले निकाला हुआ है, यहाँ पुट किया, ये आ गया। सेलमैन SS मीन सम ऑफ स्क्वायर, तो क्योंकि ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम भी सम ऑफ स्क्वायर है। अच्छा, सेलमैन समेशन टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइड बाय आर। देखिए सेलमैन आपके कॉलम में है, तो जो चीज कॉलम में होती है, कॉलम में लिखी हुई है सेलमैन, तो इस सेलमैन के फार्मूले में नीचे रोज की तादाद आएगी, आर फॉर नंबर ऑफ रोज। तो रोज पढ़िए 1 2 3, 3 रोज हैं, तो आर की जगह ये 3 पुट कर दिया। रह गया ये समेशन टी डॉट जे स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखिए, माइनस CF, ये वही CF है जो पहले निकाली है, ये पुट किए, ये डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आ गया। एरर इज इक्वल टू टोटल SS माइनस बिटवीन सेलमैन SS। तो टोटल SS ये पहले आ चुकी है, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, 51 52 ये टोटल SS थी, यहाँ पुट हो गई, माइनस का माइनस आ गया, बिटवीन सेलमैन ये 34 26 ये पुट हो गई, माइनस किया, एरर सम ऑफ स्क्वायर भी आ गई। अच्छा, ये जब आ गए आपके पास, तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं और इनको, इन फार्मूले में आने वाली चीजें इस दिए गए डेटा की मदद से ही आएंगी, लेकिन ये तब आएंगी जब आप ऐसे नाम देंगे। तो ये सारे सम्स अपनी अपनी जगह पुट किए, ये आंसर निकल आए। अब ये जो 3 चीजें आपकी मैंने सेलेक्ट की हैं, टोटल SS की वैल्यू ये है, बिटवीन सेलमैन SS की ये है, और एरर SS की वैल्यू ये है, ये तीनों हमें आगे चाहिए। इनकी मदद से ही हमारी आगे F कैलकुलेट होनी है। वो क्या होगा, आपको नेक्स्ट टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल का नाम है जी इनोवा टेबल। ये वही है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। ये कॉलम के नाम ऐसे ही होंगे, SOV सोर्स ऑफ वेरिएशन, DF डिग्री ऑफ फ्रीडम, SS सम ऑफ स्क्वायर, MS मीन स्क्वायर, और ये F, ये वो F है जो आपकी स्टेप नंबर 3 में थी। मैं कह रहा था आपको शुरू में कि आपको ये F मालूम करना है, तो हमारी ये F, ये मकसद था हमारा।
ये सारा काम हमने क्यों किया? हमें इस एफ ये वैल्यू 5.95 निकालने के लिए। लेकिन ये कैसे आती है देखते हैं। अच्छा, या ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास आएगी इसका फार्मूला है k-1, और ये आप पढ़ेंगे इसको यूं कि ये क्या है, ये जगह क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है सेलमैन की। तो सेलमैन कितने थे? 3 थे। 3 सेलमैन है तो ये k आपका 3 है। k का मतलब ये होगा कि ये जो सेलमैन है, सेलमैन की तादाद, तो 3 सेलमैन थे तो k आपका 3 पुट हो जाएगा। ये हमेशा k-1 ही होगी। कोई भी क्वेश्चन करेंगे k-1 ही आना है। तो 3-1 2 आ गया। टोटल की है n-1, n आपका 9 है इस क्वेश्चन में, तो 9 पुट किया, -1 किया, 8 आ गया। एरर की एंड पर करेंगे, एरर की आएगी टोटल की 8 में से माइनस करेंगे ये 2, तो 8 - 2 ये लिखा है मैंने, 8 - 2 6। अच्छा, बाकी ये क्या है, ये है आप पढ़िए SS सेलमैन का, तो ये हमने निकाला है पहले, ये आपने निकाला है जो मालूम किया है, ये सेलमैन SS 3426 ये पुट कर दी। ये 1726 SS है एरर की, तो ये जी ये SS एरर की या ये 1726 ये पुट कर दी। बाकी ये 51-52 क्या है जी, इसके हमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए आपको। दिस इज SS टोटल, तो ये था ये SS टोटल 51-52 ये अपनी जगह पर आ गया। बाकी MS होगा इन 2 कॉलम की मदद से, यानी SS कॉलम को डिवाइड करेंगे DF पे, तो SS का 3426 डिवाइड होगा 2 पर, तो डिवाइड करें, ये आंसर आता है ये कुछ 1713। ये 1726 डिवाइड होगा इससे 6 से, तो ये डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आंसर आएगा। अच्छा, अब F आपने सेलमैन के सामने ही लिखना है, क्योंकि आपको मीन सेलमैनों का टेस्ट करना है, तो इसके सामने ही आंसर लिखना चाहिए हमें, नीचे नहीं लिखना। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा, फार्मूला को देखिए, फार्मूला में आप ये कह रहे थे कि F कहाँ से आती है। वैसे तो आसान बात यह है कि जहाँ इस सेलमैन के सामने लिखनी है, और सेलमैन की MS ये जो आई हुई है इसको डिवाइड करना है एरर की MS से। इसका आसान तरीका तो ये है कि आपने लिखना है, इसको सेलमैन के सामने लिखना है, और सेलमैन के सामने ये जो लिखी हुई है चीज़ इसको डिवाइड कर देंगे एरर वाली चीज़ से। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि फार्मूला ये कह रहा है, फार्मूला ये कह रहा है कि MS सेलमैन की डिवाइड की जाए MS एरर से। तो ये आपकी क्या है, दिस इज MS एरर, ये मैं यूं करता हूं MS एरर, और ये ऊपर क्या आ रही है, ये फार्मूले के मुताबिक थी, तो ये है सेल्समैन MS, ये मैं पढ़ रहा हूं इसको MS सेलमैन, तो इसका नाम ऊपर लिख दिया। ये क्यों डिवाइड हुए कि फार्मूला ये कह रहा था। अच्छा, ये F आपकी 5.95, इसको बोलेंगे आप F कैलकुलेटेड। ये आपको जो ये चीज़ आई है, दिस इज नोन है, क्योंकि F कॉलम में लिखी हुई है, F कैलकुलेटेड आ गई। 5वां स्टेप है आपका क्रिटिकल रीजन, इसको आप लिखेंगे रिजेक्ट H0 इफ। ये एक ही रूल है जी, ये Z और T की तरह परेशानी नहीं है, ये एक ही बस रूल है, इसमें वो मसला नहीं है। F कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू F अल्फा V1 V2, F कैलकुलेटेड पहले हो चुकी है, ये आपको टेबल से मिलेगी। ये F अल्फा V1 V2, मैंने F अल्फा V1 V2 लिखी, अल्फा की जगह 0.05, V1 और V2 कहाँ से आएंगे? ये जो सेलमैन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो V1 होगी, और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम V2 होगी हमेशा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा V2 होगी, और सेलमैन या जिस चीज़ में आप डिफरेंस चेक कर रहे थे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा V1 होगी। तो जी ये 2 और ये 6, ये 2 और 6 आ गए। बाकी ये चीज़ आपको पता है कि हमारे पास बुक में टेबल मौजूद है, वहाँ से ये वैल्यू आती है। टेबल आपके पास पेज नंबर 279, ये टेबल हम पहले भी देख चुके हैं क्लास में। F 0.05, तो ये लिखा हुआ है F 0.05, ये पहली 2 V1 में पढ़नी है, तो ये V1 लिखी हुई है, तो ये 2 ये ऊपर आ गई, और ये बाद वाली हमेशा V2 में पढ़ी जाती है। तो 6 है, इसे V2 में पढ़िए, तो ये V2 है, ये जो लिखा हुआ है इधर, ये V2, ये आ गया इसका 6, तो वहाँ से V1 2 में और 6 मिलाएंगे तो 5.14 इसी आ गई। आगे 2 टेबल और भी हैं, लेकिन ये टेबल है F 0.025 के लिए और ये 0.01 के लिए। तो जब क्वेश्चन इस तरह अल्फा चेंज होगा तो फिर ये टेबल भी यूज हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ गई है F, ये टेबल से मिली है ना आपको, तो इसको मैं कहूंगा दिस इज इक्वल टू F टेबल। तो अब फिगर बनाइए, फिगर आपको F की पता है कि ये Z की तरह नहीं होती है, ये आप यूं बनाएंगे और राइट टेल इसकी हमेशा लंबी करेंगे। टेबल वाली वैल्यू F टेबल वो पहले प्लॉट कीजिए, ये रफली आइडिया लगाकर यहाँ ये प्लॉट कर दिया इसको,
5.14 ये लिखा। अब इस वैल्यू से राइट साइड पर है रिजेक्शन रीजन, इससे यहाँ 0 तक सारा एक्सेप्टेंस। आपकी वैल्यू 5.95 है जो कि जा रही है रिजेक्शन रीजन में, तो इसी आप लिख देंगे रिजेक्ट H नॉट एज F कैलकुलेटेड फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, अब ये है कि इसमें आपने एक क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इसमें मैं आपको बता देता हूं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी, यहाँ पर ट्रीटमेंट्स लिखी हुई है और हमें यह कहा जा रहा है कि ये 1 2 3 4 ये 4 ट्रीटमेंट है, क्या इन ट्रीटमेंट में के मीनों में फ़र्क है कि नहीं। तो आपने ये खुद ट्राई करना है। अगर टाइम ना हो तो इसी क्वेश्चन को याद कर लें जो मैंने किया है, बस इसी को याद कर लें, ये भी मुनासिब है। वरना प्रैक्टिस का टाइम हो तो कर लें, वरना यही क्वेश्चन आप ज़ुबानी एक बार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।